हेलो स्टूडेंट। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन हायर एंड लोअर प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा लास्ट टॉपिक हो गया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस टॉपिक में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि विदाउट सेक्स सेल और without a fusion of different gametes the reproduction is occur. Now in this topic we have to discuss about the how the sexual reproduction is occur. It involve the fusion of two compatible gametes or sex cell. इसमें कहा गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी होता है जब फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल गमेट्स और सेक्स सेल्स, दो अलग अलग तरह की कंपेटेबल सेल्स या सेक्स सेल जब फ्यूज होती है, जुड़ते हैं, तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म रीच ऑफ मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। प्लांट्स लाइफ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जब तक के प्लांट अपनी मैच्योरिटी नहीं गेन कर लेगा, मैच्योरिटी मतलब हैव द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, प्रजनन करने की क्षमता जब तक कि हासिल नहीं करेगा तब तक कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। इन प्लांट्स इन विद द जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज marks the beginning of the production phase and can be seen easily in the higher plant with the help of flowering. Juvenile condition और vegetative growth वह कंडीशन होती है, दिस कंडीशन इन विच द प्लांट बिकम फुल्ली ग्रो और बिकम ग्रोविंग पीरियड, ऐसा पीरियड कंडीशन जिसमें प्लांट्स बढ़ते रहते हैं, डेवलपमेंट होते रहता है, और वो उस जुवेनाइल कंडीशन को क्रॉस करने के बाद एक समय के बाद वो रिप्रोड्यूस करने लायक हो जाते हैं और उसी वक्त प्लांट्स को फ्लावरिंग आती है। जब पेड़ को या प्लांट्स को फ्लावरिंग आती है, वह कंडीशन प्लांट्स के सेक्सुअल फेज में एंटर करने की होती है। मतलब उस वक्त प्लांट्स रिप्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से डेवलप हो चुके होते हैं। अब फ्लावर क्या है? आपने सभी ने फ्लावर तो देखा ही होगा, आप सो है ना कि फ्लावर क्या होता है। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर इज अ स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्या है? स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मतलब रिप्रोडक्शन करने के लिए बनाया हुआ या डेवलप हुआ एक पार्ट है प्लांट्स का, जिसके द्वारा by which the plant can reproduce. In plant which sexual reproduction takes place, उसके द्वारा sexual reproduction होता है। The function of plant flower to produce haploid gametes. फ्लावर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम एंड्रोशियम गाइनोशियम कहते हैं, पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट थोड़े समय के बाद में। तो उसमें क्या है कि मेल और फीमेल गमेट्स, वो जो हैप्लॉइड गमेट्स होते हैं, अब ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड शायद हमने 11 में चैप्टर में माइटोसिस और मियोसिस के या सेल डिवीजन के अंदर में हमने पढ़ चुका है कि नंबर ऑफ गैमेट्स बिकम हाफ, उसको हम हैप्लॉइड गैमेट्स कहते हैं, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर बिकम डबल और स्टैंडर्ड इन अ पेयर नोन एज डिप्लॉइड कंडीशन, 11 में हो चुका है ये। तो ये क्या करते हैं? इट फ्लावर प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ गैमेट्स, एंड टू इंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होगा, यह काम फ्लावर का होता है। टिपिकल फ्लावर की बात करें हम तो टिपिकल फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होंगे? द डिफरेंट पार्ट जस्ट लाइक द कैलेक्स, करोला, androecium and gynoecium. These the important parts of flower have. These from these four plants, just like the calyx, corolla, androecium and gynoecium, the outermost two parts, just like the calyx and corolla, are the accessory parts, whereas the androecium and gynoecium are the essential parts. चलो हम इसको डिस्कस न करते हुए सीधा हम फ्लावर की ओर जाते हैं। तो आपने फ्लावर को तो देखा है, कॉमन फ्लावर है ये। यहाँ पे देखते हैं हम द आउटर मोस्ट पार्ट, जो हमने देखा है वो है हरे कलर का होता है ना, जिसको हम सेपल कहते हैं। सेपल के सिंगल के लिए सेपल कहते हैं और कल के लिए
कैलेक्स, कलेक्टिवली कैलेक्स। और सिंगल की बात करें तो सेपल्स। एग्जाम्पल लेते हैं हम रोज, है ना, गुलाब देखा है आपने, जो ऊपर से हरे पंखुड़ा दिखती है, दीज आर द सेपल्स। ठीक है, इसको हम कलेक्टिवली कहेंगे कैलेक्स। उसके ठीक भीतर जो कलर वाले पार्ट होते हैं, रेड है, पिंक है, येलो है, ऑरेंज है, जो भी पार्ट है, इसको हम कहते हैं कल सिंगल पेटल। सिंगल में कहते हैं इसको पेटल्स, और कलेक्टिव में कहते हैं करोला। तो दो क्या हो गए, आउटर पार्ट कैलेक्स एंड करोला, विच इज द एसेसरी, हेल्प करने वाले पार्ट कहलाते हैं। लेकिन उसके भीतर जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वो है एंड्रोशियम मेल पार्ट और गाइनोशियम फीमेल पार्ट। तो एंड्रोशियम में दो पार्ट के हम हिस्से कहेंगे, इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं स्टेमन। एंड्रोशियम के सिंगल पार्ट को कहते हैं स्टेमन। अब स्टेमन में भी दो हिस्से दिया हुआ है, एक्चुअली तीन हिस्से होना चाहिए, यहाँ पे दो ही हिस्से दिखाया हुआ है। यहाँ देखते हैं हम कि एक है एंथर, जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है एंथर, और ये हरे कलर का जो फ्लावर के एंड तक जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं, फिलामेंट। और ये फिलामेंट ऊपर से लेकर नीचे तक अटैच होता है और एंथर को कनेक्ट करता है। लेकिन एंथर और फिलामेंट को अटैच करने वाला एक कनेक्टिव भी होता है, तीसरा पार्ट। तो इसके इस तरह से एक स्टेमन में एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट से तीन पार्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं एंड्रोशियम का हिस्सा। दूसरा लेते हैं हम गाइनोशियम, लास्ट फीमेल पार्ट। तो उसको हम सिंगली पिस्टल कहते हैं, सिंगली इसको पिस्टल कहते हैं। उसके भी थ्री पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाले हिस्से को स्टिग्मा कहा जाता है, बीच वाले हिस्से को स्टाइल, और सबसे बेस में जो होता है फ्लावर के जहां सीड बनता है उसको हम कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं, ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, कलेक्टिवली इसको कहा जाता है पिस्टल। तो दीज आर द फोर एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आई होप सो कि ये आपको फ्लावर का हिस्सा, ये 10th क्लास में है स्टूडेंट, सारा का सारा। नाउ आते हैं हम फॉर द डिस्कशन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द टू मेजर इवेंट्स। सेक्सुअल प्रोडक्शन में दो मेन हिस्से होते हैं इसके कारण ये खास स्पेशल बन जाता है। पहला इसका है वाइज मियोसिस। पहला हिस्सा हो जाता है मियोसिस, क्योंकि हमने लास्ट में पढ़ा है कि फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट्स मतलब मियोसिस। पहला पढ़ चुके ना 11th क्लास में हमने, सेल डिवीजन के अंदर में माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस मतलब डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू टू डॉटर सेल विच हैव इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विद द मदर सेल। लेकिन मियोसिस में क्या कहता है, द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ, है ना। तो पहला इवेंट कहता है मियोसिस, और दूसरा इवेंट होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट एंड प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब न्यू वंस और न्यू सीडलिंग्स, और हम कहेंगे छोटे पौधे, नया पेड़। वेरिएशन इज ऑकर ड्यू टू द मियोसिस। दीज इंपॉर्टेंट इवेंट्स गिव द plants or the plant species evolution over the टाइम के साथ में उनमें इवोल्यूशन होना, उनमें बदलाव आना समय के साथ में या टाइम के साथ में पेड़ों में मॉडिफिकेशन होने के लिए मियोसिस प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड्रोशियम से एंड फीमेल फ्रॉम गाइनोशियम से फ्यूज होना, फ्यूजन। तो उसको हम कहते हैं फ्यूजन, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन को कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है उसको हम कहते हैं जाइगोट, मतलब मेल आया। अगर हम डिस्कस करना चाहे इसको, ये मेल है, ये फीमेल है ना, इनका फ्यूजन हुआ और फ्यूजन के बाद बनता है जाइगोट, है ना। द जाइगोट बनना एंड
एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो ये इवेंट होते हैं जो सेक्सुअल प्रोडक्शन में आते हैं, मतलब हैप्लॉइड फ्रॉम मेल, हैप्लॉइड फ्रॉम फीमेल, दे बिकम फ्यूज्ड विद ईच अदर एंड फॉर्म द जाइगोट। ओके, जाइगोट बनने के बाद में एम्ब्रियोजेनेसिस होगा और एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद में सीड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। सिक्वेंशियली उसके बाद में क्या, सिक्वेंशियली दैट ऑकर द सेक्सुअल प्रोडक्शन इज गार्डेड इनटू द 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया, उसके बाद में स्टेप वाइज इसके क्या कहेंगे हम, फेजेस आएंगे, स्टेप आएंगे। जिसको पहला कैसा आएगा, प्री फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन के पहले क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन उसके बाद, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या हुआ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ऐसे फेजेस आते हैं, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस ऑकर। अब इस प्री फर्टिलाइजेशन की बात करें हम तो क्या होगा, तो डेवलपमेंट ऑफ मेल, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल होगा, एंड द कंडीशन बाय विच द मेल एंड फीमेल इज ऑकर। द मेल रिप्रोडक्टिव ओरल्स की बात करें हम तो ये तो क्या जनरल, अभी हम आते हैं, हम 1 बाय 1 आएंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की ओर आते हैं। तो पहला हम लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एसेसरी ऑर्गन्स जस्ट लाइक द मेल एंड फीमेल, और एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो हम पहला डिस्कस करते हैं कि एंड्रोशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का डेवलपमेंट किस तरह से और उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव वोरल्स। मेल रिप्रोडक्टिव वोरल जिसको हमने एंड्रोशियम कहा, कॉल द एंड्रोशियम। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एंड्रोशियम नोन एज स्टेमन्स, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा स्टेमन्स, है ना, स्टेमन्स को कहा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, एंड्रोशियम का एंथर, फिलामेंट और बोला हमने कनेक्टिव, तो हमने इसको सिंगल में लिया स्टेमन्स। तो एंड्रोशियम के हिस्से को कहते हैं हम स्टेमन्स। स्टेमन्स कंटेन 3 पार्ट्स, फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। मैंने कहा जब भी किसका एक पार्ट मिसिंग है, तो फिलामेंट, कनेक्टिव जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम, जैसे अगर मैं फिर से एक बार मान लो ये एंथर लोब है, ठीक है, ये फिलामेंट है, दिस वन इज फिलामेंट, तो ये दोनों को ज्वाइन करने वाले हिस्से को, ये हिस्से को कनेक्टिव कहा जाता है, मतलब एंथर और फिलामेंट को जोड़ने वाले हिस्से को कनेक्टिव। तो ऐसे 3 हिस्से हैं, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। ओके, तो 3 हिस्से होते हैं, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। These are the 3 important part which is occur in the male reproductive part or androecium. Now the structure of anther, अगर हम देखें पहला हिस्सा मतलब एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट कहा, तो पहला हिस्सा कौन सा हो गया, एंथर। तो एंथर का स्ट्रक्चर क्या था, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या एंड्रोशियम का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हिस्सा ये एंथर ही होता है। फिलामेंट्स और कनेक्टिव उसको सपोर्टिंग लेंथ देते हैं ताकि वो डिजायरेबल साइड तक या हाइट तक, पिस्टल के डिजायरेबल हाइट तक वहाँ पर पोलन ग्रेन ड्रॉप कर सके, इसलिए वो एसेसरी कहलाएंगे हम, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंड्रोशियम का, वो है एंथर। एट मैच्योरिटी, जब फ्लावर पूरा मैच्योर हो जाए, हम जानते हैं कि इनकम्प्लीट और अनडेवलप्ड फ्लावर को हम कहते हैं कली, है ना, बड, लेकिन जब फूल खिल जाता है तो उसको हम कहते हैं फ्लावर, है ना। फ्लावर क्यों, क्योंकि वो पूरी तरह से ओपन हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। तो एट मैच्योरिटी स्टेज ऑफ एंथर इट रिप्रेजेंट बाई ग्रुप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस। इस कंडीशन में हम पॉइंटर ही लेते हैं, बेटर दिखेगा। तो एट मैच्योरिटी स्टेज पैरेन्काइमेटस टिश्यू सराउंड बाय द सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस। अगर हम देखें तो एक एंथर में क्या होगा, सबसे बाहर अंदर में एक सेल्स होंगी,
जो अभी यहाँ डिफरेंशिएट दिखता है, लेकिन एक्चुअली में प्राइमरी स्टेजेस पर ये डेवलपमेंट नहीं होता है। तो एक बाहर वाली लेयर जिसको हम इपीडर्मिस कहते हैं, हमने 11 में डिस्कस कर चुका है। इपी मतलब आउटर, डर्म मीन्स लेयर, आउटर लेयर मीन्स इपीडर्मिस। उसके ठीक नीचे में काफ़ी पैरेन्काइमस टिश्यू होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो अंडर डेवलप कंडीशन होते हैं। द एंथर इज जनरली डायथिकस हैविंग 4 लोब। डायथिकस मतलब ये पहला लोब, ये दूसरा लोब। जनरली क्या होता है, 2 लोब का होता है। हम देख रहे हैं कि एक लोब में कितने सर्कल है, 2, ऐसे कितने हो गए, 4। मतलब डायथिकस 2 होगा और उसमें 4 डेवलपिंग सर्कल्स होंगे। तो डायथिकस कहता है हैविंग 4 लोब, और उसके अंदर में टेट्रास्पोरेजिएट होता है। अब टेट्रा क्यों, 1 2 3 4 टेट्रा, इसके अंदर में टेट्रास्पोरेजिएट कंडीशन होती है, डायथिकस टेट्रास्पोरेजिएट कंडीशन। ईच मोनोथिकस, अब ये डायथिकस की बात कर रहे हैं हम। कोई कोई जो होते हैं एंथर वो मोनोथिकस होते हैं, मतलब सिर्फ एक ही होता है, एक ही कंडीशन होता है। मतलब समझ ले, अगर हम बात करें, अभी हमने देखा कि यहाँ पर इस तरह से डायथिकस जिसके अंदर में टेट्रा कंडीशन होगा। अब दूसरा कैसा है, सिर्फ एक मोनोथिकस होगा और उसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन होगा। ओके, मोनोथिकस है 2 पोलन सैक, है ना। मोनोथिकस है कहाँ है, दिस वन, 2 पोलन सैक, मतलब एक ही रहेगा और एक में 2 सैक रहेगी। तो इस तरह से कंडीशन होती है कि डायथिकस है तो टेट्रास्पोरेजिएट कंडीशन होगा, और मोनोथिकस है तो डायस्पोरेजिएट कंडीशन या 2 पोलन सैक कंडीशन होगी। इन डायथिक, जैसे बोला है जनरली डायथिकस कंडीशन बहुत कॉमन सा है और हर मैक्सिमम प्लांट्स में ये पाया जाता है। हैव 4 पोलन सैक विच इज नोन एट टेट्रास्पोरेजिएट कंडीशन। अब ये टेट्रास्पोरेजिएट कंडीशन क्या में अगर हम देखें तो क्या क्या कंडीशन होगा, heterogeneity, different type of cell, differentiation is arise when some hypodermal means epidermal condition के cells के अंदर वाली hypodermal cells get transformed into the archisporial cell। यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम यहीं पे आते हैं फिर से कि एक कंडीशन है, एक मिनट, एक कंडीशन है, हमने बाहर को कहा, हमने क्या वर्ड गया, एपिडर्मिस, है ना। अब ये भी कंडीशन हुआ था ना, वर्ड आया था एपिडर्मिस, ये रहा, दिस वन इज एपिडर्मिस। अब उसके अंदर की कहा उसने पैरेन्काइमेटस, दीज आर द पैरेन्काइमेटस, इसके अंदर पूरे पैरेन्काइमेटस है, ये पूरा पैरेन्काइमेटस है ना। तो उसके अंदर क्या होगा कि एपिडर्मिस के ठीक नीचे की सेल्स हाइपोडर्मल रीजन, दीज आर द रफ डायग्राम है, हाइपोडर्मल रीजन। अब हाइपोडर्मल क्या कहता है, उसकी एक एरिया, मान लो इस एरिया की, यहाँ की, यहाँ की और यहाँ की, कलर चेंज कर देते हैं समझने के लिए, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। these hypodermal cell get transformed into the archisporial cell। ये हाइपोडर्मल में से ही आर्चिस्पोरियल, जो रेड कलर के बनाया हमने, आर्चिस्पोरियल सेल की तरह बिहेव करता है। दिस आर्चिस्पोरियल सेल नाउ आफ्टर द सम पीरियड डिफरेंशिएट इनटू द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज द पोलन ग्रेन। ठीक है, जैसे लाते हैं हम। अब इसका जो टीएस ऑफ आपकी बुक में जिसे दिया है हम वैसे ही कंटिन्यू चलते हैं। टीएस ऑफ पेंथर को हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेप वाइज, जैसे एपिडर्मस का, एपिडर्मल रीजन क्या होता है, हाइपोडर्मल रीजन क्या होता है, आर्चिस्पोरियल सेल क्या होती है, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं हम। ओके, तो आर्चिस्पोरियल सेल मतलब हाइपोडर्मल सेल्स के नीचे वाली सेल्स। दिस हाइपोडर्मल सेल्स फॉर्म आर्चिस्पोरियल सेल। नाउ आर्चिस्पोरियल सेल divided into the inner sporigiate cells and the outer parietal cells। क्या कहा उसने, sporigiate cell, sporigenous cells and primary parietal cells। अगर हम देखते डिस्कस करते हैं एक बॉक्स को लेकर हम डिस्कस करते हैं, तब देखते हैं कि एक क्या है, these
इपिडर्मल सेल येलो वाली, उसके ठीक बड़ी बॉक्स वाली सेल जो लिख रही है आपको वो कहलाती है हाइपोडर्मल सेल्स। और ये पूरी सेल्स कहलाएंगे हम कलेक्टिवली बात करें तो स्पोरीजियल सेल, है ना। दीज आर द स्पोरीजियल सेल। अब ये स्पोरीजियल सेल क्या कहलाती है? दी स्पोरीजियल सेल्स डिवाइडेड वंस अगेन इनटू द टू टाइप ऑफ सेल्स। कौन कौन सी? आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड हुआ, दो कंडीशन को उसने डिस्कस किया। और दूसरी कंडीशन कौन सी? वो कहती है कि स्पोरोजिनस सेल एंड प्राइमरी पैराइटल सेल। अब स्पोरोजिनस सेल मतलब ये दिस ऑरेंज येलो कलर सेल्स, और प्राइमरी पैराइटल सेल मतलब ये आउटर सेल्स, है ना। तो वन बाय वन जाते हैं हम। तो स्पोरोजियस सेल कौन सा? सेल फॉर्म द स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजियस जो बीच वाली दिख रही है अपनी येलो वाली, येलो या ऑरेंज दिख रही है, तो ये स्पोरोजियस सेल कहलाती है, विच फॉर्म द स्पोरोजिनस टिश्यू। वेर एज parietal cells which is the outer parietal cell which is the outer cell which form the anther wall मतलब ये जो दिख रहे हैं ऊपर की मोटी मोटी या ऑरेंज कलर की ऊपर वाली सेल्स, उसको हम आउटर वॉल कहेंगे। आउटर वॉल एट द मैच्योरिटी इट फॉर्म द 4 लेयर। उसके बाद में ये 4 लेयर में डिवाइड होने लगती है। स्पोरोजिनस सेल क्या होती है? द स्पोरो सेल कैपेबल टू राइज इनटू द माइक्रोस्पोर और टेट्राड्स कंडीशन। क्यों? क्योंकि एक सेल धीरे धीरे डिवाइड होके मियोटिकली, अब ये जो पैराइटल सेल है, ये जो डिवाइड होगी पैराइटल सेल्स, दिस पैराइटल सेल आर डिवाइड माइटोटिकली या माइटोसिस के थ्रू, माइटोटिकली। वेर एज द स्पोरोजिएट सेल या स्पोरोजिनस सेल्स डिवाइड मियोटिकली, एंड दैट्स वाई मियोसिस प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड सेल। इसलिए एक सेल से 4 सेल बनेगी और उसको कहते हैं टेट्राड कंडीशन। माइक्रोस्पोर टेट्राड कंडीशन स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगी। पैराइटल सेल उसका आउटर लेयर बनाएगी एंड मैच्योर इट फॉर्म द 4 लेयर एपिडर्मिस ऑफ द आउटर साइड ऑफ द टीएस ऑफ एंथर। एंथर के टीएस में देखिए तो आउटर सेल दिखेगी एपिडर्मिस, उसके ठीक नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे आउटर सेल में देखें तो पैराइटल सेल के 4 लेयर, उसके ठीक नीचे देखें तो हम ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है दिस वन, या अगर हम यहाँ देखें तो उसको हम कहते हैं टपेटम, उसको कहते हैं हम टपेटम। और अंदर को अगर हम देखें तो स्पोरोजिनस टिश्यू, और ये स्पोरोजिनस टिश्यू बाद में टेट्राड कंडीशन करके पोलन ग्रेन बनाएगी। अब एंडोथीशियम इज सब एपिडर्मल लेयर मेक द रिजिडिटी टू द डेवलपिंग एंथर एंड गिव द टिफनेस। ये एंडोथीशियम जो ठीक जस्ट एपिडर्मिस के नीचे एक लेयर बना देती है, जो आपको कॉलम वाइज सेल दिख रही है दिस वन, है ना। तो ये क्या करता है? स्टिफनेस मतलब ताकत देती है, जिसको शेप डेवलप करने में मदद करता है ताकि उसका रेगुलर शेप मेंटेन हो सके, किसका? एंथर का। इनर एंडोथीशियम मेड अप ऑफ द थिन वॉल लेयर 2 to 4 लेयर, जो दिख रहे हैं उसके ठीक नीचे 2 से 3 लेयर का, 1 से 2 लेयर का ये मेंटेन होगा, जो बाद में फटकर डिस्चार्ज करने के लिए डिसइंटीग्रेट एट मैच्योरिटी एंड हेल्प टू डिस्पर्सल ऑफ रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन। टपेटम जैसे बताया मैंने, इनर मोस्ट ऑफ न्यूट्रिटिस लेयर, दिस वन द ऑरेंज जो लेयर है ये टपेटम होगा। ये टपेटम ही डेवलपिंग एंथर को, या हम कहेंगे डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, इन पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। टपेटम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है डेवलपिंग एंथर के अंदर में। टपेटम इज द इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ द एंथर वॉल, क्योंकि टपेटम ही डेवलपिंग एंथर को, या हम कहेंगे पोलन ग्रेन को या टेट्राड कंडीशन को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। अगर टपेटम डेवलप नहीं हुआ तो पोलन ग्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा। साथ ही साथ टपेटम के न्यूट्रिटिव लेयर्स के कारण ही पोलन ग्रेन को
एक कवरिंग मिलती है जिसको हम कहते हैं स्पोरोपोलेनिन, जो उसको डिग्रेडेशन से, डेसिकेशन से मतलब सड़ने से, सूखने से बचाता है। एट मैच्योरिटी द स्पोरोजिनस टिश्यू और माइक्रोस्पोर ऑफ एंथर इनके अंदर डेवलप हो जाते हैं, और डेवलपमेंट के बाद जब ये पूरी तरह से एंथर डेवलप हो जाए तो डिहेसेंस होता है या फटता है, और उसके बाद पलपराग, पोलन ग्रेन बाहर निकल आते हैं। तो ये हो गया क्या, डेवलपमेंट ऑफ द और टीएस ऑफ द एंथर। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा वो है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफ़ी बड़ा है और डिटेल में इसको पढ़ना है। तो जो हमने बोला कि ये जो डेवलपमेंट है, कौन सा वाला, पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट, ये पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट किस तरह से होता है हम उस माइक्रोस्पोरोजिनेसिस के अंदर में देखने वाले हैं। ये हो गया डिस्कशन पूरा होल किसका, एंथर का। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ ओनली पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर्स। थैंक यू।